नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के 4th ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संरक्षण। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण की सेफ्टी हम कैसे कर सकते हैं और उसका प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में आज का हमारा वीडियो है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आप चैनल पे आए हैं, तो हम आपको बता दें कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं, उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और जिस भी टॉपिक का वीडियो आप देखना चाहते हैं, आप उस प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर इनका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप उसको ज्वाइन करके जो भी पीडीएफ आपको चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने पूरे यूनिट का वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दिया है। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ के आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न रहेंगे उनका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। साथ में हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करके वहाँ से भी आप अपडेट रह सकते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को इसलिए प्रेस करना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी अपडेट या कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं कि हम पर्यावरण की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं और उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे देखते हैं कि पर्यावरण जो है, इसकी डेफिनेशन एक तरह से है कि पर्यावरण जो शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलके बना है, जिसमें एक है आपका क्या, परि, और दूसरा आवरण, ठीक है। मतलब हमारे चारों ओर की चीज़ें, जो भी एलिमेंट्स हमारे चारों ओर हैं, उनका जो घेरा है उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। यहाँ पे इन दोनों का मतलब क्या है, जिसका अर्थ है हमारे चारों ओर का घेरा। वर्तमान युग में बढ़ते प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन ने मानव अस्तित्व पर क्या कर दिया है, संकट खड़ा कर दिया है। इसी कारण पर्यावरणीय सुरक्षा आज की सबसे बड़ी क्या है, आवश्यकता है। देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम या ज़्यादा डेवलपमेंट के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। और हम जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम यूज भी, उनका दोहन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि पर्यावरण पे इसका हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, और उसी हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए, उनसे बचाव के लिए हमें पर्यावरणीय सुरक्षा की आवश्यकता पड़ रही है। और जो हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उनका जो दोहन कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो वो ख़त्म ना हो, इसलिए हमें क्या करना है, उनका प्रोटेक्शन भी करना है कि वो मतलब ख़राब ना हो या वो ख़त्म ना हो, ठीक है। वो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी बची रहे, इसलिए हमें उसका प्रोटेक्शन भी करना चाहिए। इंग्लिश में देख लेते हैं। द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर, का मतलब क्या है, इन सर्कल, ठीक है। इन मॉडर्न एरा, वर्तमान युग में, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैव थ्रेटन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब कि ज़्यादा पॉल्यूशन और ओवर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा दोहन मानव अस्तित्व पे क्या कर रहा है, संकट खड़ा कर रहा है। देयरफॉर इन्वायरमेंटल सेफ्टी हैज़ बिकम द मोस्ट क्रिटिकल नीड ऑफ द आवर, ठीक है। आज के समय में जो आपका पर्यावरणीय सुरक्षा है ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। अब हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे और डेफिनेशन देखने वाले हैं कि मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। तो एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और मीनिंग की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम सेफ्टी की बात करेंगे कि पर्यावरण सुरक्षा क्या है, ठीक है। पर्यावरणीय सुरक्षा मतलब इन्वायरमेंट सेफ्टी। तो इन्वायरमेंट सेफ्टी क्या है कि जो भी पॉल्यूशन हम फैलाते हैं, है ना, हमारे द्वारा या इंसानों द्वारा जो भी पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, ठीक है, या जो भी वेस्टेज हम मतलब वेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इनसे अगर हम अपने इन्वायरमेंट का बचाव करते हैं इन चीज़ों से, तो वही क्या है, आपका सुरक्षा है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, सुरक्षा। तो सुरक्षा में अगर बात करें सुरक्षा की, तो पर्यावरण को हानिकारक तत्वों जैसे प्रदूषण अपशिष्ट से बचाना ताकि पारिस्थितिकी तंत्र क्या रहे, संतुलित रहे। तो इकोसिस्टम जो हमारा है, इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। और किससे सुरक्षा करनी है, पॉल्यूशन से, ठीक है, और
वेस्टेज से, ठीक है, जो वेस्टेज निकलते हैं, ठीक है, चाहे वो फैक्ट्री वगैरह से हो या फिर घरों से हो या कहीं से भी, तो वो इनको इधर उधर कहीं भी नहीं फेंक देना है, उनको एक सही जगह पे रखना है ताकि उसको रिसाइकल किया जा सके, उससे और भी चीज़ें बनाई जा सके। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है कि संरक्षण क्या है। तो देखिए, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका यूज़ कर रहे हैं और बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। तो अगर हम लार्ज स्केल पे करेंगे, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे दोहन करते रहेंगे, तो क्या होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो या तो ख़त्म हो जाएंगे या उनकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए वो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं रह पाएंगी। तो हमें क्या करना है कि संरक्षित करना है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, जिससे कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी उनका इस्तेमाल कर सके। तो इसमें क्या है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर एग्जाम में आता है तो हमें क्या लिखना है। यह प्राकृतिक संसाधन में कौन क्या है, जल, मिट्टी, वायु, ठीक है, वन के विवेकपूर्ण उपयोग और उनके बचाव की प्रक्रिया ही क्या है, हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल और गवर्नमेंटल लेवल फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ इन्वायरमेंट एंड ह्यूमंस। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक या सरकारी स्तर पर की जाती है ताकि पर्यावरण और मानव दोनों को इसका लाभ हो सके। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन है पी गिसबर्ड के अनुसार, ठीक है। तो पी गिसबर्ड के अनुसार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक। क्या है, इन्वायरमेंट इज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। इसका हिंदी मीनिंग क्या है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को सीधे चारों ओर से घेरता है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। इनके अनुसार ये डेफिनेशन है किसकी, इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट क्या है, मतलब पर्यावरण क्या है, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को सीधे चारों ओर से घेरता है और उस पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। उम्मीद है कि आपको इनकी डेफिनेशन समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो सेफ्टी और प्रोटेक्शन है इसकी नीड क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे सेफ्टी और नीड की इम्पोर्टेंस, और सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन की नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि हमें इनकी सुरक्षा क्यों करनी है। तो सुरक्षा करनी है क्यों, पारिस्थितिकी संतुलन मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए। तो इकोलॉजिकल बैलेंस हम कैसे बना सकते हैं, सभी जीवों के अस्तित्व के लिए संतुलन जरूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मतलब क्या करें, इन्वायरमेंट की अगर हम सुरक्षा करते हैं, उसकी सेफ्टी के लिए हम कुछ बंदोबस्त करते हैं या प्रोटेक्शन करते हैं, तो उससे हम क्या करेंगे, इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम को बैलेंस करेंगे। अगर इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा तो क्या होगा, सभी जीवों के अस्तित्व के लिए संतुलन जरूरी होता है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने इकोसिस्टम को बैलेंस रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्वास्थ्य सुरक्षा, हेल्थ प्रोटेक्शन। तो पता है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें शुद्ध हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, और जिससे क्या हो, बीमारियां कम से कम हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना है। भावी पीढ़ी के लिए जो हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, उनका दोहन कर रहे हैं, हमें उनको क्या करना है, उन संसाधनों को बचा के रखना है, ठीक है, जिससे कि जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो अपकमिंग जो आपका क्या कहते हैं उसको जनरेशन है, उसके लिए भी वो सारी चीज़ें बची रहें। वी मस्ट प्रिजर्व रिसोर्सेज फॉर दोज हु कम आफ्टर अस। हमारे बाद जो लोग आएंगे उनके लिए भी वो सारे रिसोर्सेज बचे रहें, इसके लिए हमें उनको प्रिजर्व करना है। आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी क्या होगी, तो अगर पर्यावरण या इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा तो उससे क्या होगा, कृषि और उद्योग प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, और अगर इन्वायरमेंट सुरक्षित रहेगा तो ये सारी चीज़ें भी स्थिर रहेंगी, इकोनॉमी भी क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री रिले ऑन नेचर, तो ये डायरेक्ट नेचर से ही डिपेंड है ये सारी चीज़ें। तो अगर इन्वायरमेंट सही रहेगा
तो इनमें डेवलपमेंट भी होगा और प्रॉफिट भी आएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो भी स्टेबल रहेगी। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या हैं किसके, इन्वायरमेंटल सेफ्टी के। तो इन्वायरमेंटल सेफ्टी जो पर्यावरणीय सुरक्षा के घटक हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पर्यावरणीय सुरक्षा के मुख्य रूप से 4 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है, फर्स्ट नंबर है हमारा क्या, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। ठीक है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। ठीक, तो क्या है कि ये मतलब हम अगर सुरक्षित रखते हैं किसको, एनवायरनमेंट को, तो स्वच्छ हवा की सुरक्षा होगी। ठीक है, अगर हम एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखेंगे तो किसकी सुरक्षा होगी, स्वच्छ हवा की सुरक्षा होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इससे हम किसको सुरक्षित रख सकते हैं, वायुमंडल को, जलमंडल को, स्थलमंडल को और जीवमंडल को। अब जब हम वायुमंडल को सुरक्षित रखेंगे तो उससे किसकी सुरक्षा होगी, स्वच्छ हवा की सुरक्षा होगी। जलमंडल की सुरक्षा करेंगे तो किसकी होगी, जल निकायों की का संरक्षण होगा, है ना, कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज। स्थलमंडल की बात करें तो मिट्टी की उर्वरता और वनों का बचाव होगा। जीवमंडल को अगर हम सुरक्षित रखेंगे तो जैव विविधता का क्या होगा, संरक्षण होगा, प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि जो मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं इनको भी देख लेते हैं कि जो मेजर आपके पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये आपका समस्या और उसका विवरण दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग तो पृथ्वी के औसत तापमान में जो वृद्धि होती है, राइज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर, वही क्या है आपका ग्लोबल वार्मिंग है। अगर पर्यावरण क्या रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा और हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है या इकोसिस्टम है ना, या पर्यावरण प्रभावित होता है हानिकारक तत्वों से, तो उसमें क्या क्या चीज़ें समस्याएं आने वाली हैं। तो उसमें एक तो है कि ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, तो आपको जैसा हमने ग्लोबल वार्मिंग पे एक अलग वीडियो बना के दिया है, उसमें हमने बताया है कि इसमें क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग में पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है, तापमान है, उसमें वृद्धि होने लगती है। क्यों होती है उसके बारे में डिटेल हमने वीडियो में बताया है। आप वहाँ पे जाके ग्लोबल वार्मिंग वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन पे भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब वनों की अंधाधुंध कटाई करते हैं, तो उससे क्या होगा, समस्याएं बढ़ेंगी। ठीक है, पॉल्यूशन, ठीक है, अगर हम वायु जल मृदा प्रदूषण ये सारी चीज़ें फैलाते हैं तो उससे क्या होगा, समस्याएं बढ़ेंगी। क्या, इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज होंगी इनमें। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा कि जो मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं इनको आप देख रहे हैं कि जो जैसे एक तो ग्लोबल वार्मिंग इशू है, डिफॉरेस्टेशन, वनों की अंधाधुंध कटाई जो कर रहे हैं वो भी एक इशू है, और पॉल्यूशन भी क्या है, एक मेजर इशू है। नेक्स्ट यहाँ पे ओजोन डिप्लेशन, जो ओजोन परत में मतलब उसका क्षरण हो रहा है, वो भी क्या है, एक समस्या है। और ये क्यों हो रहा है, ये जो हम ग्रीन हाउस गैसेस ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में छोड़ रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है, मतलब उसका क्षरण हो रहा है। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत का पतला होना। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं यहाँ पे दिख रही हैं आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्यावरण क्षरण के कारण। ठीक है, कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो क्या क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है इसके बारे में ज़रा समझिए। तो पहला यहाँ पे क्या है कि जनसंख्या विस्फोट, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जब जनसंख्या विस्फोट होगी या जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, जो संसाधन है हमारे पास, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पर क्या होगा, दबाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा, है ना। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो है ज़्यादा उन पर प्रेशर पड़ेगा, मतलब हम ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा मात्रा में हम उनका दोहन करना शुरू कर देंगे अगर क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट होता है। दूसरा यहाँ पे बात है कि अगर हम अर्बनाइजेशन करते हैं, शहरीकरण करते हैं, तो शहरीकरण करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें मतलब चारों तरफ अपना विकास बढ़ाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मतलब जैसे मकान बनाना है, रोड बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सारी चीज़ें मतलब हमें क्या करना है, डेवलप करना है। अगर हम शहरीकरण करते हैं तो ये क्या है, पर्यावरण क्षरण का एक कारण भी होगा। क्या, शहरीकरण। एक तो कारण है आपका क्या, जनसंख्या विस्फोट, दूसरा है शहरीकरण,
तीसरा औद्योगिकरण, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हम ज़्यादा जहरीली गैसों का उत्सर्जन करेंगे, और जो रासायनिक वेस्टेज हैं, जो केमिकल वेस्टेज हैं, उनका भी हम ज़्यादा मतलब वो भी निकलेगा इंडस्ट्री से, और वो क्या होगा, पर्यावरण क्षरण का एक कारण होगा। वनों की कटाई, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि जब आप वनों की कटाई करते हैं तो इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। तो कृषि और निवास के लिए जंगल को साफ कर देना ही क्या है, वनों की कटाई है। और अगर हम वनों की कटाई करते हैं तो ये क्या कारण होगा, किसका, पर्यावरणीय क्षरण का। तो पर्यावरणीय क्षरण के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपने देखा, एक आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, दूसरा अर्बनाइजेशन है, तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चौथा आपका क्या है, वनों की कटाई मतलब डिफॉरेस्टेशन। हमने यहाँ पे इस पे वनों की कटाई जो डिफॉरेस्टेशन है और बाकी पर्यावरणीय जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इस पर भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि कॉज ऑफ डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के क्या कारण हैं, इनके कॉजेस के बारे में हमने बात करी। अब आगे हम देखेंगे कि हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो संरक्षण के क्या उपाय हम ले सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेथड्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहला तो 3R प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। अब ये 3R प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में डिटेल से हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि 3R मतलब RRR, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, रिड्यूस करना है और रीयूज़ करना है और रिसाइकल करना है, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, जो संसाधन है उनका कम से कम इस्तेमाल करना है। दूसरा, जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका हम दोबारा से प्रयोग करें। तीसरा, इस्तेमाल की हुई चीज़ों को हम रिसाइकल कर दें और उसको फिर नेक्स्ट किसी ज़रूरत के लिए यूज करने लगें। तो संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, तो पहला संरक्षण करने का तरीका है हम 3R सिद्धांत को फॉलो करें। अगर हम 3R सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो इससे हम बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड नंबर वनीकरण, अफॉरेस्टेशन, मतलब हम क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृक्षारोपण करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं जिससे हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। अधिक से अधिक पेड़ लगाना अफॉरेस्टेशन है, ठीक है। नवीकरण ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी के लिए हम क्या करें, हम जो हमारे क्या कहते हैं उसको, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, जो पारंपरिक आपके ये हैं ऊर्जा स्रोत हैं, उनका इस्तेमाल कम करके हम किसका, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ज़्यादा फोकस करें। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरण ऊर्जा, इसको हम स्वच्छ ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें आता है हमारा सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, और क्या आता है, हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो मतलब जो आपका जल विद्युत परियोजनाएं वगैरह होती हैं, और इसमें आता है आपका विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी जिसमें आप पवन चक्की का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, और जियोथर्मल एक होता है, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि नवीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल करके पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारा है जल संचय, वाटर को का संचय करना, मतलब वाटर को संरक्षित करना। तो अगर हम जल संचयन करते हैं मतलब वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तो इसमें हम अगर ऐसा करते हैं तो हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। जैसे अब इसका मतलब एक तरह से आप समझिए कि जल संचयन क्यों करना। देखिए हम क्या करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है ना वो हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसका, ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो हम बड़े बड़े पंप वगैरह लगा रखे हैं, सबमर्सिबल लगा रखे हैं, तो उससे क्या करते हैं, हम पृथ्वी के अंदर से पानी निकालते हैं, और जिससे क्या होता है, जो वाटर लेवल है ना, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो दिनों दिन नीचे चला जा रहा है। तो नीचे जाने की वजह से एक समय ऐसा आएगा कि पानी नहीं मिलेगा हमको, ठीक है, पीने के लिए। तो अगर पानी नहीं मिलेगा तो वैसे भी इंसान नहीं बचेगा। तो हमें क्या करना है कि वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, किसका, तो जो बारिश होती है ना, वर्षा का जो पानी, जो बारिश का पानी होता है उसको हम संरक्षित करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने इन्वायरमेंट को संरक्षित रख पाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि संरक्षण के कुछ उपाय हैं, और उन उपायों में क्या क्या है। पहला है आपका 3R प्रिंसिपल, अफॉरेस्टेशन, नवीकरण ऊर्जा का उपयोग और जल संचयन, ठीक है। आगे देखते हैं हम कि सतत विकास।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास क्या है, इसके बारे में आप जानते हैं कि सतत विकास क्या है। इसके बारे में अभी हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें इसके बाद ही आएगा, हम डिटेल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे उस वीडियो में। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि सतत विकास क्या है। ठीक है, एक्चुअली सतत विकास क्या है, तो सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करता है कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता ना हो। मतलब इसको आप थोड़ा इजी वे में समझिए, तो जैसे आज हम लोग हैं ना, तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरह से करें कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई समझौता न करना पड़े। ठीक है, यही क्या है, आपका सतत विकास है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। उनकी जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनकी जो नीड है उसको, उसके लिए क्या हो, चीज़ें अवेलेबल रहें। इसको ध्यान में रख के हमें आज अपना विकास करना चाहिए। यही क्या है, आपका सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अब क्या है कि जो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है या इन्वायरमेंटल सेफ्टी है, उसके लिए सरकारी नीतियां क्या हैं एवं अधिनियम क्या है, इनके बारे में ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं। उन कानूनों में कौन कौन से कानून हैं, तो पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो यहाँ पे क्या है, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 है, इसमें हम क्या करते हैं, वन्यजीव संरक्षण, इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कहते हैं। और इसमें हम जो हमारी वाइल्ड लाइफ है ना, जो वन्यजीव हैं उनके संरक्षण के उनका संरक्षण करते हैं इस कानून के अंतर्गत। दूसरा यहाँ पे अधिनियम है द वाटर एक्ट 1974। तो इसमें क्या है कि जल अधिनियम, और इसमें हम क्या करते हैं, प्रदूषण निवारण और उसका नियंत्रण, मतलब कि जल को प्रदूषित होने से बचाना और उस पर नियंत्रण रखना, मतलब ओवर उसका दोहन ना होने पाए। नेक्स्ट क्या मतलब नीतियां हैं या कानून है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, मतलब वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो इससे हम क्या इस अधिनियम के अंतर्गत क्या करते हैं, वनों को संरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट जो एक्ट है वो क्या है, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें क्या करते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें हम क्या करते हैं, पर्यावरण को संरक्षित रखते हैं। इस तरह से कानून बनाए गए हैं कि हमें क्या करना है कि पर्यावरण के साथ किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये था सरकार द्वारा या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और एक्ट जो मतलब पर्यावरण संरक्षण हेतु बनाए गए हैं। तो इसमें एक एक करके हमने देखा, एक आपका द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द वाटर एक्ट 1974, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये सारी चीज़ें देखा। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए शिक्षा और शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि शिक्षक और शिक्षा की भूमिका क्या है किसमें, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। एक शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि अभी आप बीएड कर रहे हैं और कुछ लोग टीचिंग कर भी रहे होंगे, नहीं तो आने वाले समय में आप एक शिक्षक बनेंगे। और अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आपकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है चीज़ों को बचाने की। ठीक है, तो एक शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है। क्या करना है आपको करना है, जागरूकता फैलानी है। ठीक है, किसके लिए, अवेयरनेस देना है अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। तो छात्रों को करना है क्या है कि छात्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है, उनको अवेयर करना है पर्यावरण को लेकर, मेकिंग स्टूडेंट सेंसिटिव टूवर्ड्स नेचर। ठीक है, पर्यावरण के प्रति क्या करना है, उनको संवेदनशील बनाना है। मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन देनी है छात्रों में। वैल्यू एजुकेशन का मतलब कि हमें छात्रों को ऐसी शिक्षा देनी है जिससे मतलब जो जिसके बारे में हम शिक्षित कर रहे हैं ना, उसका मूल्य उनको पता चले। ठीक है, तो अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में जागरूक कर रहे हैं या हम उनको शिक्षा दे रहे हैं तो वो उसका मूल्य कैसे समझेंगे। तो छात्रों में क्या करना है, प्रकृति के प्रति प्रेम विकसित करना है, मतलब उनके अंदर इतना प्रेम विकसित कर देना है कि वो इन्वायरमेंट से प्रेम करने लगे। और अगर आप जानते हैं कि कोई किसी से प्रेम करता है तो उसको हानि नहीं पहुंचाता है ना, तो हानि तभी पहुंचाता है जब उससे क्या हो, मोहभंग
भंग हो जाए या उससे लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है, लेकिन जब तक प्रेम रहता है तो जो वो कहेगा वही करता है इंसान। या मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई प्रेम में है तो वो मतलब उस इंसान के लिए या उस चीज़ के लिए जिसके प्रति उसका अफेक्शन मतलब है अट्रैक्शन, वो उसको हानि नहीं पहुंचा सकता किसी भी रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड देख रहे हैं प्रोजेक्ट कार्य देखें तो प्रोजेक्ट में हम क्या करा सकते हैं, छात्रों से वृक्षारोपण और सफाई अभियान चला सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग ट्री प्लांटेशन एंड क्लीननेस ड्राइव्स। आदर्श प्रस्तुत करना, देखिए एक शिक्षक क्या होता है ना, छात्रों के लिए एक मतलब क्या मतलब बहुत आइडियल पर्सन होता है, ठीक है। मतलब छात्र जो होते हैं ना वो माँ बाप की उतनी मतलब बात नहीं मानते जितना एक शिक्षक की मानते हैं, ठीक है, एक टीचर की जितना मानते हैं। तो होता क्या है कि जब आप किसी के आदर्श हैं या आदर्श बनना चाहते हैं तो आपको उस तरह का काम भी करना है। तो हम अगर मान लीजिए किसी को एजुकेट कर रहे हैं, किसी को एडुकेट कर रहे हैं किसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, तो इन्वायरमेंट के बारे में अगर हम एडुकेट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि हमें वो सारी आदतें अपने में शामिल करनी है जो हम सामने वाले को बता रहे हैं। जैसे कि अगर हम स्वयं इको फ्रेंडली होंगे तो ही हम सामने वाले को बोल सकते हैं कि आप भी इको फ्रेंडली होइए, आप इन्वायरमेंट को प्रदूषित मत करिए, आप साफ सफाई पे ध्यान दीजिए, आप वृक्षारोपण करिए, आप इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करिए, इन्वायरमेंट की सेफ्टी करिए। सारी चीज़ें वो तभी करेगा जब हम जिसको मतलब हम स्वयं उन चीज़ों को फॉलो करें। तो अगर हम स्वयं इको फ्रेंडली होंगे तो हम सामने वाले को एक मतलब उसके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे कि जिससे वो भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि शिक्षक और शिक्षा की भूमिका क्या हो सकती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में। अब इसका निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या चीज़ें हैं आइए ध्यान से देखते हैं। तो निष्कर्षतः पर्यावरण सुरक्षा केवल सरकार का दायित्व तो नहीं है। सही बात है कि सिर्फ सरकार का दायित्व तो नहीं है कि सिर्फ सरकार ही इसके लिए मतलब कोशिश करे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी सबकी, सारे जितने भी मतलब मानव हैं सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखें, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम आज सचेत नहीं हुए तो आने वाला भविष्य अंधकारमय होगा। प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। अगर हम नेचर की सेफ्टी करते हैं, मतलब नेचर को हम सुरक्षित रखते हैं तो नेचर हमें भी सुरक्षित रखेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं या बहुत ज़्यादा मतलब जो हानिकारक तत्व हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, उनकी मात्रा बढ़ रही है, तो इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। और इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है तो उसका नुकसान किसको भुगतना पड़ रहा है, हम आपको। अभी ये अप्रैल मंथ चल रहा है और ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि अप्रैल के मंथ में बारिश बहुत कम होती है ना, बारिश वगैरह मतलब आंधी तूफान आ जाते हैं, बस बारिश उतना ज़्यादा नहीं होती। अभी आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जगहों पे इस समय गेहूं की कटाई चल रही है ना, गेहूं की कटाई चल रही है और इस समय बारिश भी लगातार हो रही है, ठीक। आप देख ही रहे हैं कि हर जगह जो है किसान परेशान है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट प्रदूषित हो रहा है, ज़्यादा इन्वायरमेंट अफेक्ट हो गया है चीज़ों से, जो हानिकारक तत्व हैं उनके घुलने से इन्वायरमेंट जो हमारा या कह लीजिए कि इकोसिस्टम है वो क्या है, डिसबैलेंस हो गया है और उसको डिसबैलेंस होने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यही हम बात कर रहे थे, या ये हमने निष्कर्ष देखा कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी और हमें सब कुछ प्रकृति पे छोड़ देना होता है, जिससे हम मतलब ये अगर सामने वाले को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो सामने वाला भी हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ऐसा भी होता है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि पर्यावरण की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इन सारी दोनों चीज़ों के बारे में समझा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।